महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। तो जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। रियासत माँ होती है, इन्होंने अवाम से रियासत का माँ होना भी जो है वो छीन लिया है। अल्लाह ताला हमें माफ करे और नेक हुक्मरान हमारे ऊपर लेके आए। स्टेट बैंक को एक मैनेजर का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टेट बैंक को पूरे मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आज हम क्या मुसर वाले हालात यहाँ पैदा करना चाहते हैं, आज हम इन्फ्लेशन को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अवाम तो पिस ही रहे थे, महंगाई का सैलाब आज स्टॉक मार्केट को भी बहा ले गया। आम आदमी 2000 पॉइंट्स की मंदी बेचारा क्या जाने, लेकिन ये ज़रूर जानता है कि अब सरमायाकार पैसा लगाने को तैयार नहीं है। महंगी गाड़ियाँ हो नाज़रीन, तेल हो या अजनास हो, दरामद पर धड़ाधड़ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। इतने डॉलर्स आते नहीं हैं जितने खर्च कर दिए जाते हैं। न सिर्फ नाज़रीन इससे महंगाई बढ़ रही है, बल्कि नवंबर का दरामदी खसारा भी तारीखी 5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। शरह सूद जो खित्ते में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, अब और भी बढ़ेगी। कर्ज घर के लिए लेना है या मोटरसाइकिल के लिए लेना है, सब महंगा पड़ेगा, बल्कि शायद नामुमकिन हो गए। सूद बढ़ने से अब सारा पैसा बैंक्स में जमा होगा या बचत स्कीम्स में। मईशत का पहिया रुकेगा, गरीब को रोजगार और सस्ता राशन न मिलेगा, मगर चलें IMF तो मुतमईन हो जाएगा। ये होगी इसकी 1 अरब डॉलर की कीमत जो 22 करोड़ अवाम चुकाएंगे। अब तो खुद हुकूमती आला शख्सियात नाज़रीन इस बात का एतराफ़ कर रही हैं। सुनिए ज़रा गवर्नर पंजाब क्या कह रहे हैं। गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं, जबकि मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से तो हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगी, खुदारा आप सर डॉलर के बारे में कुछ ना आगाह करें। जब से आपने बजट सुनाया है, डॉलर 19 रुपए महंगा हो चुका है। जब आपने कुछ कहा, डॉलर मजीद ऊपर हो गया। आज डॉलर 176 रुपए 42 पैसे नया रिकॉर्ड बना चुका है। हर पाकिस्तानी कर्ज के दलदल में मजीद धंसता जा रहा है शौकत साहब। तो नाज़रीन गिरामी, मईशत की बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है, जिससे महंगाई में ऑब्वियसली मजीद इजाफे का इम्कान है। मईशत की नैया संभल नहीं रही है। हुकूमत अपने लिए मजीद सियासी तूफान खड़े किए जा रही है। फवाद चौधरी साहब के इलेक्शन कमीशन के फंड्स को वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मशरूत करने के बयान के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। BBC के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कहता है कि इदारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन आइंदा आम इंतखाब में ये मशीन्स वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं, अभी इसके बारे में हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन अभी अपनी 3 कमेटीज़ की मदद से इस बात का तयन करेगा कि ये कानून काबिल अमल है भी या नहीं है। काबिल दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि काबीना मीटिंग के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने जो ऐलान किया, अब तहरीक इंसाफ के लोग उसे उनका ज़ाती बयान करार दे रहे हैं। हालांकि इस बयान में वो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने धमकी दी है, अगर EVM पर ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाया तो TLP मॉडल बनाएंगे। तो अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो TLP मॉडल अपनाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से जो बयानबाजी हो रही है, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। जावेद साहब, सर मुल्की मईशत के हाल अच्छे नहीं हैं, सबके सामने है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? शौकत तरीन साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए समझते हैं आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, इनसे जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस मुल्क का इकानमी ठीक करने का, और जिस पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ के आए थे, उन्होंने नारे लगाए थे, वो बार बार खड़े होकर कहा करते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी यहाँ महंगाई नहीं होगी, हम चीज़ों को सस्ता करेंगे, हम बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरियां देंगे। और तारीख में इतनी बड़ी महंगाई कभी नहीं हुई है जितनी इनके हर अदवार में, हर साल में 3-3 दफा और 4-4 दफा इन्होंने कीमतें बढ़ाई। अब आप देख लेंगे, पहले जब इन्होंने सबसे ज्यादा जिस आदमी को ट्रेड किया था, जिसके बारे में ये कहा करते थे कि सबसे ज्यादा इकानमी समिट है, वो थे असद उमर साहब। उनको ये लेके आए, वो नाकाम हुए, उन पर सारी जिम्मेदारी डाली गई और कहा क्या कि हमारी इकानमी को तबाह करने में असद उमर का हाथ है, लिहाजा हफीज शेख को लेके आए। हफीज शेख साहब की तारीफें की हैं,
जब इकानमी उससे भी खराबी की तरफ गई है, फिर उनको हफीज शेख साहब को निकाला और कहा कि उनकी वजह से, फिर अहमद अजहर को लेके आए और फिर अभी तरीन साहब हैं। आज अंदाजा कर लें आप कि इनके पास ना कोई टीम है, ना कोई सोच है, ना इनका कोई होमवर्क है और ना कोई विजन है और ना बैठ के कोई बेहतर फैसला करते हैं कि इस मुल्क की इकानमी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। इस मुल्क का कॉमन मैन की जो जिंदगी है वो पहुंच गई है, कीमतें आसमान पर, हर चीज आप देख लें। और आज तरीन साहब ने जिस तरह डॉलर की हालत कर ली है, जिस तरह इन्होंने, और इनके आप खुद लोग कह रहे हैं कि कभी बाकी हुकूमतें भी कर्जा लेने देती रही हैं IMF से, हमने आखिरी अदवार में IMF से जान छुड़वा ली थी इस मुल्क की, लेकिन जितनी ज्यादा सख्त कंडीशन पे कर्जा इस हुकूमत ने लिया है शायद ही किसी ने लिया हो। सब कुछ गिरवी रख दिया और उनको ये कह के आए बाद 3 महीने बाद कीमतें बढ़ाएंगी। अब मामला ये हो गया है कि शौकत तरीन साहब जो हैं या बाकी जो लोग हैं, इनको तो शायद फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान की इकानमी इन्होंने तबाही के धाने पे ले गए, मतलब तबाह कर दिया। अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर फौरन इनसे जान ना छुड़ाई गई तो कोई भी सर आप कह रहे हैं ना इनकी सोच है, ना होमवर्क है, ना पॉलिसी है। अगर सर यहाँ पर इसहाक डार साहब होते तो वो क्या करते हैं? IMF के पास ना जाते सर, या इंपोर्ट रोक देते सर? जब इसहाक डार साहब बने थे इस मुल्क के वजीर खजाना, उस वक्त आप इकानमी की सूरत हाल देखती कि कहाँ खड़ी थी, और जिस दिन इसहाक डार साहब ने इकानमी छोड़ी थी उस वो कहाँ पर उसको लेके गए थे। सारी दुनिया की उस वक्त की जो इंडिपेंडेंट सर्वे आ रहे थे वो कह रही थी कि पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त साउथ एशिया में सबसे बेहतर जो है वो फंक्शन कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब के जमाने में कहाँ पहुंची थी, किस तरह उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया है। जब तक वो वजीर खजाना रहे, हमारी हुकूमत रही है, 1 रुपए की कीमत किसी चीज की आप मुझे बढ़ा दें, गैस की बढ़ा दें, बिजली की बढ़ा दें, और इतना बड़ा फिर सर उस पर आपके लिए कहा जाता है सर डॉलर की कीमत को आप लोगों ने रोक के रखा हुआ था। अच्छा सर आगे सर मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को होल्ड करके रखा हुआ था ना सर आप लोगों ने। अच्छा अब मैं जरा ये ऑपोजिशन के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रही हूँ सर। पार्लिमानी कमेटी की सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला क्यों किया गया सर? एक तो ये अभी टू अर्ली है, लेकिन दूसरा ये है कि हमने देखा है कि जब भी इनसे कोई वादा किया गया, जब भी कोई बात हुकूमत की कोई पूरी नहीं की गई है। लेकिन बाकी मामला जो है वो देखें, हमें इस मुल्क की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा चीज है, हम सारे इसके लिए हमेशा बैठे रहे। हम कैफी दफा उस जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ नहीं लाते रहे, जब पुलवामा का मामला हुआ, कुछ और मसाइल हुए, अभी आपने देखा है, लेकिन हम चाहते थे कि जो ये वादा करते हैं, जो हुकूमत के करने के काम है वो भी करे। लेकिन ये हतमी फैसला जो है, अभी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके बाद ही कोई फैसला हो। सर नए DG साहब की पहली ब्रीफिंग है, आप कह रहे हैं इट्स टू अर्ली टू से, बट बॉयकॉट की बात आप लोग कर रहे हैं, कोई पैगाम तो नहीं देना चाहते? नहीं, अभी किसी ने मेरे नॉलेज में नहीं है, ना हम कोई पैगाम देना चाहते हैं, ना कोई पैगाम है, और ना ही किसी के खिलाफ हम बात करना चाह रहे हैं। बॉयकॉट का फैसला नहीं हुआ है सर, तबदीद कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैंने कहा कि अभी इस पे मुशावरत हो रही है, अभी देखते हैं कि इस पे क्या आगे चलता है। सही। अच्छा सर जावेद साहब 6 दिसंबर को सर PDM के सरबराही इजलास में नून लीग लॉन्ग मार्च दिसंबर के बजाय मार्च के महीने में करने की तजवीज लेकर जा रही है? ये मामला उसी दिन डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह शाम को आपके प्रोग्राम में इन सवालों का जवाब देंगे। सही। अच्छा सर मुझे बताइए कि तजावीज वैसे क्या है नून लीग की लॉन्ग मार्च से पहले सर, सेनेट में तब्दीली के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं? देखिए आप साहब, आप जानती हैं कि सबसे बड़ा इस वक्त जो मुल्क को मसाइल हाल है, इस वक्त हमें इक़्तिदार की बात नहीं है, ये नहीं है कि हुकूमत में कौन आए, बात ये है कि पाकिस्तान की जो इकानमी जिस तरह डूब रही है, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस तरह ये मसाइल खड़े हो जाए, जिस तरह महंगाई का तूफान है, जिस तरह बेरोजगारी है, जिस तरह लोग अपने बच्चे जो हैं उनको स्कूल भेजने से कासर हैं, हॉस्पिटल में उनके वालिदैन और भाई पड़े हुए हैं, उनके लिए वो दवाएं नहीं खरीद सकते, रोजमर्रा की चीजें खरीदने से उनकी बाहर हो गई है। अगर ये हुकूमत से जान ना छुड़ाई गई तो ये ऐसी तरफ धकेल देंगे इस मुल्क को कि हम सारे मिलकर सेनेट में तब्दीली ज़ेरे गौर है सर, हाँ या नहीं? अभी जो भी मामला होगा, अभी कोई ऐसी ज़ेरे गौर नहीं है और सेनेट की तब्दीली नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत को हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम थे जावेद अब्बासी साहब। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी अली साहब आपको। सर मुल्की मईशत का बड़ा बुरा हाल है। वज़ीर आज़म साहब फ़ख्र कर रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा कम करके मईशत को सही समत पर लगा दिया है, लेकिन सर इस वक्त एक माह में 5 अरब डॉलर का खसारा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है। सर कहा जा रहा है शौकत तरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस तो हफीज़ शेख साहब की थी, क्या कहेंगे अली साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुश्किल सूरत हाल है, और इस बात में भी दो राय नहीं है कि अवाम जो हैं, ख़ासकर जो सैलरीड क्लास है, जिनकी तनख्वाहें उस तादाद से नहीं बढ़ी जिस तादाद से महंगाई बढ़ी है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं अभी आपका जो है वो प्रोग्राम सुन भी रहा था। आपने अपोजिशन के मोहतरम अब्बासी साहब से, बैरिस्टर साहब से सवाल किया कि आपके अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो वो क्या करते। वी डिडंट हैड ए क्लू। देखें, इमरान खान साहब के पास दो रास्ते थे, एक आसान एक मुश्किल। आसान रास्ता जो था उसमें नुकसान था मुल्क का, मुश्किल रास्ते में उनको सियासी नुकसान है, लेकिन मुल्क की मईशत मजबूत पैरों पे खड़ी हो जाएगी और इन मुश्किलात से हम जल्द निकल आएंगे। आसान ये था कि हम आर्टिफिशली डॉलर को मेंटेन करते और उसके लिए हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स झोंकते, कर्ज़ों पे कर्ज़े मज़ीद चढ़ाते, लेकिन उन कर्ज़ों से मईशत मजबूत ना होती बल्कि आर्जी तौर पे रिलीफ रहता आवाम को। और एक न एक दिन ये जो महंगाई का एटम बम है, जो इस वक्त शायद कम हालत में हो, कुछ चंद साल बाद अगर ये सख्त फैसले ना लिए गए होते, ज़्यादा एक ताकत के साथ ये फटता और फिर शायद इसको ठीक करने का भी मौका ना होता। दूसरा रास्ता यही था जो इमरान खान साहब ने चुना कि मईशत को मजबूत किया जाए। हाँ, जो एक आर्जी एक मसला है, तकरीबन साल एक से ये जो बात अभी आप कर रहे हैं, मईशत को मजबूत किया है, आज से 6 महीने पहले इसमें बेहतरी आने में। अली साहब, आज से 6 महीने पहले खान साहब कह रहे थे कि मईशत को मजबूत कर दिया है, मईशत को सही समत की तरफ सही डगर पर ले गए हैं, डॉलर को पकड़ लिया है। 153 रुपए का डॉलर था सर उस वक्त। 6 महीने में शौकत तरीन साहब के होते हुए सर 23 रुपए डॉलर के ऊपर बढ़ गए। वही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह खान साहब ने ख़ुद भी कहा, और ये पिछली काबीना मीटिंग में उन्होंने जो वज़राए कराम हैं उनको भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि वो अगले 2-3 महीने जो है वो बाहर ट्रैवल ना करें और यहीं पे रहें। इंशाल्लाह 2-3 महीने में मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। जो महंगाई का इशू है वो अपनी जगह पे है, वो फौरी तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रेंड ऐसा है, कुछ बैनुल-अक़वामी भी इसमें अवामिर हैं, पेट्रोल प्राइसेस के भी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे तकरीबन हर मुल्क में प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन चूँकि हमारी लोगों की उस तरह से माशी सूरत हाल मजबूत नहीं थी, हालांकि फिर भी अल्लाह ने बड़ा करम किया कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत रही, लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, खासकर कुछ बुनियादी आइटम्स में। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जो फैसले लिए गए हैं उसका असर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। अली साहब, अब मुझे ये बताइए सर, शौकत तरीन साहब, हम ये कह सकते हैं, हम आपकी बात से ये समझें कि शौकत तरीन साहब सर वो डिलीवर नहीं कर सके जो हफीज शेख साहब कर रहे थे, जहां पर उन्होंने डॉलर की प्राइस रखी हुई थी, यहाँ पर 23 रुपए ऊपर ले आए, तो सर नाकाम हो गए, मानते हैं आप? दोनों ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और जो शेख साहब हैं उनका भी बड़ा तजर्बा था और तजर्बाकार आदमी थे। शौकत तरीन साहब जो हैं वो अब दोनों का अगर आप मुआवजा करें, दोनों ही काबिल आदमी हैं। जहाँ तक डॉलर की प्राइस का ताल्लुक है, वो तो इस वक्त फ्री मार्केट बेस्ड है, वो तो स्टेट बैंक से अब कंट्रोल नहीं होता, वो तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज रुपए अपनी कदर जो है वो बढ़ाएगी और इंशाल्लाह स्टेबिलिटी, लेकिन दैट टेक्स टाइम ना। देखें, आर्टिफिशियली हमने रुपए को डॉलर के मुकाबले में जब मेंटेन रखा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने टेन्योर खत्म होने में, ये वाला टेन्योर खत्म होने में सर साल सवा साल का वक्त रह गया है अली साहब, और कितना वक्त लेंगे सर? देखें, ये तो मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता, ना किसी एज ए वज़ीर को स्पेकुलेट वैसे इस पर करना भी नहीं चाहिए कि डॉलर कितना नीचे आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपकी मईशत मजबूत हुई है और आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बढ़े हैं, आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो कायम हुआ है, और मजबूरी के आलम में आपको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा, कोई भी खुशी से जाना नहीं चाहता, लेकिन ये सवाल ज़रूर आपको करना चाहिए था अपोजिशन के एक हमारे दोस्त पे कि अभी हमारे 2018 में हमने चार्ज लिया, 2021 है, अगर हम 2020-21 में IMF प्रोग्राम में जाते तो इसका मतलब ये था कि हमारी कुछ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की वजह से हमें जाना पड़ा। पहले 6 महीने के अंदर हम गए। सर, वैसे ऑपोजिशन इस वक्त सूरत हाल पर तज्जिया कर सकती है, लेकिन सर अवाम तो आप ही की तरफ देख रही है अली मोहम्मद खान साहब, तो आपको मसाइल रहते हैं उसमें। सर, आप इस माशी रिपोर्ट के साथ आप अवाम के पास जा सकते हैं वोट के लिए सर? देखें, जो रीजंस हैं, अवाम के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए कि जो रीजंस थे उन रीजंस की बुनियाद पे आपको सख्त फैसले करने पड़े। या तो फिर हम अपने मुल्क को मजबूत करें, इसकी मईशत को मजबूत करें, इसके इदारे मजबूत हों, नीचे लेवल पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। अभी जो 1600 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें आम आदमी को बगैर सूद के कर्जे मिलेंगे ताकि वो अपने बिजनेस पे वो खड़ा हो सके और
छोटे छोटे बिजनेस डेवलप हों, ताकि सब लोग सरकार की नौकरियों की बजाय अपनी बिजनेस खुद कफालत की तरफ जो है वो मुल्क जाए। एक दफ़ा पाकिस्तान की मीशत जो है वो खड़ी होगी। देखें अभी ये तकरीबन कई सालों बाद फैसलाबाद में हमारे कोई 50-1,000 पावर लूम जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून के जो हमारे दोस्त हैं वो क्लेम करते थे कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आएंगे या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक तरफ आप लोग प्रोग्राम लाते, दूसरी तरफ शरह सूद मजीद बढ़ने जा रही है, लोगों को कर्जे कैसे मिलेंगे, लोग कर्जे लेंगे कैसे सर, बेयर कैसे करेंगे? देखिए 2-3 तरह के आपके पास इस वक्त लोन्स मौजूद हैं। जो एक कामयाब जवान का प्रोजेक्ट है जो यूथ के लिए है, लेकिन इस वक्त एक प्रोग्राम जो है वो खान साहब लॉन्च उसको कर चुके हैं और बाज़ाब्ता उसका अभी स्टार्ट हो जाएगा। 1600 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड होगा। इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होगा, उसमें रिबा नहीं होगी, उसमें सूद नहीं होगी, बगैर सूद के आपको कर्जे मिलेंगे। माइक्रो फाइनेंस जिस तरह दी जाती है उस बुनियाद पे, और ये कर्जे फिर जब ये लोग वापस करेंगे तो आपका बेसिकली आपका मेन अमाउंट अपनी जगह पे ही रहा, लेकिन आपकी आवाम जो है वो खड़ी होगी 1600 अरब रुपए के जब आप बिलासूद कर्जे देंगे। फिलहाल सर आवाम बड़ी बेचैन, बड़ी परेशान है कि आखिर हुकूमत कर क्या रही है। जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते, एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। मिनिस्टर साहब ने कैसे खबर दी? कौन सी खबर दी है कि फंड रोक दें? किसने कहा? खबर छपी हुई है। क्या चलाओ जी, क्या खबर? उसने अपनी तरफ से बात की होगी। हो सकता है कि वर्ड एक किस्म का इस्तेमाल हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू का हुआ है, ये नहीं कहा कि कैबिनेट का फैसला है। मिलाए ना, मिलाए और आपको साफ कर देंगे। और कभी भी कैबिनेट में ऐसे फैसले नहीं होंगे जी उनके फंड बंद कर देंगे। मरियम नवाज नहीं है कि इस समा के बंद कर देंगे। सर अब जरा हम ईवीएम वाले मसले पर भी बात कर लेते हैं। सर बड़ा ज़बान ज़द आम फवाद चौधरी साहब का बयान चल रहा है, जो उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम पर वो इलेक्शंस होते हैं तो फिर फंड्स जारी किए जाएंगे। दीगर जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि ये बात हुई थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब नमाज पढ़ने गए हुए थे उस वक्त की बात डिस्कस हो रही थी। अब सर बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। अब ये फवाद चौधरी साहब हुकूमत को कोट कर रहे हैं, ये उनकी अपनी राय है, और क्या सर ये काबीना में डिस्कस हुई है बात? वैसे तो काबीना की वो बातें जो अंडर इंटरनल डिस्कशन होती है वो नहीं किसी को करनी चाहिए, जिसने किया गलत किया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो कोई ज़ैली इदारा नहीं है हुकूमत का, वो एक आज़ाद इदारा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, और अगला इलेक्शन वक्त पे कराना आइन की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत से इंशाल्लाह 100% जो है। अगर फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो बात गलत की, यानी बात हुई सर? करेगी ऐसी कोई बात नहीं है कि फंड रिलीज नहीं किए जाएंगे, इस तरह की कोई चीज काबीना का कोई ऐसा फैसला नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि जो काबीना के अंदर मामला डिस्कस होते हैं वो बार बात नहीं करनी चाहिए, तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की वो गलत बात की बाहर आकर, लेकिन हुई है ऐसी बात? सर नहीं, देखिए मैं उनकी बात पे कमेंट नहीं करूंगा, वो आप उनसे पूछ सकती हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि काबीना का कोई ऐसा फैसला खुदा न खास्ता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को खुदा न खास्ता कोई अमाउंट रिलीज नहीं की जाएगी। वो देखें वो एक आईनी इदारा है और वी आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि हम उनको हर तरह से सपोर्ट करें। हाँ, ईवीएम वाला एक इशू है जिसमें हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें जो सकम आएंगे, जो मसले मसाइल जो है इलेक्शन कमीशन बताएगी, हुकूमत के जितना हो सकेगा हम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन ईवीएम पे हो, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को जो ड्यू अमाउंट जानी होती है इलेक्शन के लिए, जो उनको एग्जीक्यूटिव ने सपोर्ट करनी होती है, सरकारी मुलाजमीन प्रोवाइड करने होते हैं, असातिज़ा कराम उसमें बड़ी ड्यूटियां करते हैं सर, वो सारी जिम्मेदारी है सर, इसको हम पूरी करती हैं, हम भी करेंगे। और दूसरी चीज ये सादा और आसान कर लेते हैं, चीजें हैं इस पे जी। अली साहब आपकी बात से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, इसको मजीद थोड़ा सा हम आसान और सादा कर लेते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करती है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो ईवीएम पर अभी मुमकिन नहीं है, तो वजीर आजम, हुकूमत, कैबिनेट सर इलेक्शन कमीशन की इस बात के साथ खड़ी होगी? देखिए दोनों बातें आप एक साथ जोड़ नहीं सकती कि हम कोई खुदा न खास्ता ऐसी तो सूरत हाल नहीं है कि हुकूमत अपनी ही मुल्क की इलेक्शन कमीशन को कोई ब्लैकमेल तो नहीं करता कि आप ईवीएम पे करो नहीं तो हम फंड नहीं देंगे। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये पत्नी किधर से इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है, हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, ये लॉ जो है ये कोई बनी गाला में या कोई स्कीम हाउस पार्लियामान का लॉ है जिस पे इम्प्लीमेंट करना है।
और इस पे सब ने अमल करना है। हुकूमत ने भरपूर इस पे ताउन देना है इलेक्शन कमीशन को। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि उनके जो महतरम मेंबरान हैं वो इसको इंश्योर करें कि ईवीएम पे नेक्स्ट इलेक्शन हो, साथ साथ आई वोटिंग हो, उसमें जो उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो उनको हेल्प चाहिए, हुकूमत उसके लिए तैयार है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और कोई सोच भी नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन को खुदा न खास्ता ब्लैकमेल करेगा, थ्रेट करेगा, लेकिन ये हतमी फैसला नहीं है। जिस बात की आप इंश्योरिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो इंश्योर नहीं कर पाते हैं, अगर वो ठप्पे वाले पुराने सिस्टम पर ही इलेक्शंस होते हैं, तो हुकूमत कैबिनेट साथ खड़ी होगी इलेक्शन कमीशन के। सर जब वो वक्त आएगा फिर आपको बता भी देंगे और फैसला भी हो जाएगा। अभी तो हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो लॉ आज साइन हुआ है और अभी तो इस पे काम स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह आप उम्मीद अच्छे की रखें, आप उम्मीद एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की रखें, आप उम्मीद उस इलेक्शन की रखें जिसमें आपके और मेरे ज़मीर का सौदा मजीद नहीं होगा। जिस तरह अभी लाहौर के इलेक्शन में आपने वीडियोज़ देखी और जिस तरह आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में एक बड़े एक सियासतदान के बेटे को लोगों की के जो है वो ज़मीरों के सौदे करते देखा, वीडियोज़ आपके सामने हैं, आप देख लें। इस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं या कोई ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें हम कोई इज्जतदार लोगों की तरह जो है जाके बगैर किसी के ज़मीर के सौदे किए जो है इलेक्शन में वोट डालें और जिसके वोट ज़्यादा हो वो जीत जाए? क्यों डरते हैं इन चीज़ों से? टेक्नोलॉजी से इनको डरना नहीं चाहिए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको 2013 में इलेक्शंस पर एतराज था, ईवीएम के जरिए अगर इलेक्शन होते तो फिर ऑपोजिशन को कोई एतराज नहीं होगा? देखें, एक तो एतराज़ बड़ा एतराज़ है, लेकिन आज जो सदर मुमलिकत ने जो साइनिंग सेरेमनी हुई है उस लॉ की जो अभी हमने पास किया ईवीएम के हवाले से, उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने खुद भी वैसे इस पे बड़ा काम किया हुआ था जब एमएनए थे, तो हर हलके में, और ये बात जो है जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ ये बात सामने आई कि बहुत से हलके ऐसे हैं जहाँ लोगों ने जाली वोट बनाए। तो अब वो उन चीज़ों का तदारुक कैसे हो? देखें, एक जो भी कोई कौमी असम्बली का हलका है उसमें विनिंग वोट ही 10, 15, 20 हज़ार का होता है। तो अगर किसी लोगों ने 30, 40, 50 हज़ार के करीब जाली वोटें अगर लोगों ने बनाई हैं या इस तरह की जो चालाकियाँ की हैं, उसको आप कैसे पे रोकेंगे? उसका तो एक ही तरीका है कि आप ईवीएम को लेके आए ताकि ना किसी की डबल वोटिंग हो, ना मुर्दों के वोट पड़े, ना किसी के वोट को डबल ठप्पे लगा के जाया किया जाए। जिसका वोट उसी के नाम से, तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के इस बात के बाद और वज़रा की डिफरेंट बातों के बाद, इनफैक्ट आपकी भी बात के बाद सर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आखिर आप लोग इलेक्शन कमीशन को क्या बताना चाह रहे हैं। हालांकि वहां से हतमी तौर पर ये बात आ गई है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज कराने का ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध को भिजवा दिया है, जो मंजूर हो गया तो सिंध में गैर कानूनी इमारतें गिराने का ये सिलसिला 90 रोज के लिए मुअत्तल हो जाएगा। रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज कर सकेगा, लेकिन अब बॉल है गवर्नर सिंध के कोर्ट में और वो इस पर खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। जिस पर आज सिंध हुकूमत ने सवाल उठाया है कि जो रिटायर्ड जज पंजाब के लिए हलाल है वो सिंध के लिए कैसे हराम हो सकता है। पंजाब में 6000 सोसाइटीज़ को रेगुलराइज किया जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब पहले इस ऑर्डिनेंस को पढ़ें, समझें। पीटीआई नेस्ला टावर और गुज्जर नाले पर जाकर ड्रामेबाजी करती है और सिंध हुकूमत असेंबली में कोई कानून लाती है तो इसकी मुखालिफत की जाती है। आज सईद गनी साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की। हलीम आदिल शेख साहब साथ मौजूद है मेरे। हलीम साहब, शुक्रिया आपका। सर सिंध हुकूमत सवाल कर रही है कि जो कमीशन पंजाब में हलाल है वो सिंध में हराम कैसे हो गया। वहाँ भी अभी कुछ महीने पहले सर एक कमीशन बना है, रिटायर्ड जज की सरबराही दी गई है, तो फिर यहाँ आपको क्या इतराज़ है? सिंध हुकूमत के सर तजवीज़ करदा रेगुलराइजेशन के तरीक़ेकार और पंजाब के तरीक़ेकार में फ़र्क क्या है हलीम साहब? सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत में एक वाज़ेह फ़र्क है। सिंध में ये सिर्फ चंद बिल्डिंग्स का मामला नहीं है। अभी पिछले दिनों 4 रोज पहले चेयरमैन अबाद ने खुद कहा कि जी एक नेस्ला टावर नहीं है,
700 बिल्डिंग बन रही हैं जो कि गैर कानूनी है, उनको भी कोई बिल्डर बना रहा होगा। सिंध और पंजाब में फर्क ये है कि सिंध में 39 लाख एकड़ जो है वो गैर कानूनी कब्जे में है, जो कि सरकारी लोगों के कब्जे के अंदर है। सिंध और पंजाब में फर्क ये है कि सिंध की सरकारी लोग इस कब्जों के इश्यूज के अंदर, लैंड ग्रैबिंग के अंदर सरकारी जो वुज़रा है, मुशीर है, सरकार है, वो शामिल है। और फर्क ये है, सिंध जब ढूंढ के लगाएगी तो वो राना शमीम जैसे किसी जज को लगाएगी जिसको इन्होंने आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि नून लीग कब्जों में मुलव्वस है, तो अगर आप पंजाब में रेगुलराइज कर रहे हैं तो आप नून लीग को फायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कमीशन पे डिपेंड करता है। मैं नहीं, देखिए तो अगर जो लोग खुद मुलविस हैं, अगर वही जज लगा देंगे, अगर मेरिट के तो हलीम साहब यहाँ भी तो फिर कमीशन पे ही डिपेंड करेगा ना सर? नहीं, देखिए कमीशन बनना चाहिए। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सर्विंग जज को बनना चाहिए, क्योंकि सिंध के हालात बड़े खराब हैं। सिंध की गवर्नमेंट खुद आज भी कैसे टाउन के हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा हो रहा है, आज भी गैर कानूनी खातों को क्लियर करके 10,29,000 एकड़ जो खाते तो सर इसके लिए चुके हैं उसके ऊपर। सर अगर आपको किसी नाम पर एतराज है हलीम साहब, तो आप लोग कोई नाम हुकूमत के साथ बैठ जाएं और तजवीज कर दें सर। देखिए हम समझते हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि जैसे इलेक्शन कमिश्नर जो है उसमें मुशावरत होती है, जैसे चेयरमैन नैब में मुशावरत होती है, यहाँ कमीशन बनना चाहिए, उसमें कोई सर्विंग जज होना चाहिए। हमारी तजवीज ये है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट किसी सर्विंग जज को इसका सरबराह बना दे, और उसके बाद जो कमीशन है उसके अंदर कमीशन लेने वाले हजरात सर, यानी पीटीआई कमीशन के भी हक में है सर, रेगुलराइजेशन के भी हक में है, सिर्फ जो सरबराह है उस पर एतराज है। आप चाह रहे हैं कि हाजिर सर्विस जज हो? देखिए किरण, अगर आप ऐसा बात करेंगी ना, ऐसे चलता नहीं है। मेरे पास बराए करम पूरा सुन लीजिए, मैं अपनी डायरेक्शन गलत नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ हाजिर सर्विस जज होना चाहिए, इसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट साइड के मेंबरान होने चाहिए, वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन की कंसल्टेशन होनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो वकील है, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, ठीक है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डाल दें। बाहर के लोग जो डालेंगे, ये वकील भी अपना डालेंगे, ये जो टेक्निकल जो वो प्राइवेट आदमी है वो भी अपना डालेंगे, जस्ता भी इनके होंगे, तो सब इनके होंगे, तो कौन क्या कर सकती भी इनका होगा, मुर्तजा वहाब भी इनका होगा। फिर तो ये दूसरे कमीशन का रास्ता खुल जाएगा। ये कोई जुडिशियल कमीशन नहीं होगा, ये मालपानी कमीशन होगा, जो कि इन्होंने पहले भी जाहिद कुर्बान अलवी साहब को लगाया, आज तक लैंड कमेटी पे उंगलियां उठ रही है। इन्होंने राना शमीम जैसा भी जज पकड़ लिया। मैंने भी यही कहा हलीम साहब, मैंने भी यही कहा और मैंने आपसे यही पूछा सर कि अगर आपकी मुशावरत के साथ कमेटी बना ले, अगर आपके साथ मुशावरत के साथ कमेटी बना ले तो आप लोग इसके हक में हैं सर? देखिए हम कहते हैं कि इसकी एम्बिग्यूटीज को दूर किया जाए, इसके अंदर प्रोफेशनल्स को और नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को इसमें रखा जाए, और जो इलीगल जमीनें हैं, ये नहीं है कि जी जो गैर कानूनी काम है कमीशन बने, सर्विस सिटिंग जज मौजूद हो, कमीशन के मेंबरान न्यूट्रल हो, जैसी प्रोपोर्शन जो असेंबली में मौजूद है उसके लिहाज से पार्लियामेंटेरियन शामिल हो। कराची का कोई सिर्फ इनके अफसरान होंगे, मैं ना कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस नीयत से है कि जो लोग बेचारे गरीब लोग फंस चुके हैं उनको रिलीफ देना है, नस्ला टावर के चंद अलॉटीज को जो मजलूम है, मासूम है, उनको सामने रख के ये 700 बिल्डिंग, वो तो चेयरमैन आबाद ने खुद कहा है 39 लाख एकड़ जमीन, वो जो कि मैंने बताया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये सब उसको रेगुलराइज करेंगे। ऊपर से रिपोर्ट आएगी कमीशन में, मुख्तार कार को भेजेंगे, मुख्तार करेगा हाँ जी इसमें 200 झुग्गियां हैं, 20 लोग रहते हैं, रिपोर्ट आएगी, सारी जमीनों पर रातों रात कब्जा कराएंगे, खुद ही खाली जमीन पे बंदे बिठाएंगे, इनका पुलिस जाके बंदे बिठाएगी, मुख्तार का रिपोर्ट बनाएगा और कमीशन पास कर देगा। कमीशन लेने के बाद ये तो गोरख धंधा खुल रहा है, पाकिस्तान के कर्जों से ज्यादा ये लोग करप्शन करेंगे। ऑपोजिशन क्या कहती है सर, ये कमीशन के फैसले के बाद ये तजावुजात के लिए जो काम हो रहा है वो होना चाहिए, या फिर इस काम को रोक कर, उसके खिलाफ ऑपरेशन रोक कर फिर कमीशन बने, फिर इस पर फैसले हों? सर देखिए दो चीजें हैं, दो किस्म की चीजें हैं। एक वो है जो वाकईतन मुतासरीन है, इनको तो रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, जो बेचारे कहीं बैठ गए हैं, कच्ची आबादियां, पुरानी कच्ची आबादियां, लेकिन वो जो इस तरीके से गलत काम, हम नस्ला टावर में हम कहते हैं कि मुतासरीन को
सेंट्रल गवर्नमेंट 1 अरब रुपए बनती है कंपनसेशन, आउट ऑफ द बजट अप्रूव करके दे दे पैसे उनको, बिल्डर से लेके दे दे। साथ तो ये सारा जो गंद किया है इन्होंने 13 साल के अंदर, मंजूर काका ने, यूनुस सिस्टम ने, कुदवाई सिस्टम ने, ये जितने इन्होंने काम किया, टप्पी सिस्टम ने, अद्दी सिस्टम ने, डैडी सिस्टम ने, बेबी सिस्टम ने, इस सारे सिस्टम्स के जरिए जितने गलत काम हुए सब रेगुलराइज हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, फिर जो आएगा गलत काम करेगा। अरबों रुपए इन्होंने जमीनों के अंदर कमीशन लिए हैं। इस कमीशन के जरिए एक जुडिशियल कमीशन जज होना चाहिए, सिटिंग जज होना चाहिए। हम तो कहते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उनको देख रहे, जुडिशरी उसकी मॉनिटरिंग करे, हमें कोई इतराज नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट के अपने आपस में बैठ के शादी भी खुद किया, अलॉटमेंट भी खुद की, कब्जे भी खुद कराए, रेगुलराइज भी खुद कर दे। अब जिसके खिलाफ चल रहा है खिलाफ चले जाए, ये इतना बड़ा गोरख धंधा खुल जाएगा जिसका आपको हिसाब नहीं मिलता। और सारी जमीनें सरकार की, खरबों रुपए की जमीनें कौड़ियों के मोल बेच देंगे। ये सारा जो गंद इन्होंने आज तक पैसा इकट्ठा किया उसको हलाल कर लेंगे, सारा हलाल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक सर। हलीम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मौजूद है नाज़रीन। कल पार्किंग के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाई थी, आज इस पर भाग दौड़ शुरू हो गई है। बात करूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन। कराची में KMC की हैदरी मार्केट चार्ज पार्किंग के ठेके में 72 लाख रुपए की गड़बड़ का मामला कल मैंने अपने प्रोग्राम में अली हफीज़ की स्पेशल रिपोर्ट आप लोगों को दिखाई थी। आज इस पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ है। ऑक्शन कमेटी के चेयरमैन इमरान सिद्दीकी तलबी के बावजूद गायब रहे, जबकि डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन 2 घंटे ताख़ीर से इजलास में पहुंची हैं। अली हफीज़ ने इंक्वायरी कमेटी के रुकन साजिद अहमद और ऑक्शन कमेटी के एक रुकन तारिक सिद्दीकी से बात की है, वो सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। दबाव आ रहा है इसमें। साजिद साहब ये तो बता दें दबाव आ रहा है कमेटी पे। साजिद साहब ये तो बता दें दबाव आ रहा है कोई कमेटी पे। साजिद साहब बता दो आज कमेटी के इजलास में एजेंडा क्या है। 3 बजे इजलास शुरू हुआ, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद मेन जिनसे तहकीकात होनी थी, जिनको रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया था, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन साहबा, 2 घंटे की ताखीर से क्यों आई ये बताइए इजलास में। पहली बात तो ये चेयरमैन साहब इंक्वायरी कमेटी की जो है वही बता सकते हैं इस बारे में, हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हम तो खुद उनके पास पेश हुए थे। लेकिन एक चीज़, कब आई है डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन, कब आई है इजलास में? अभी आई हैं आपके सामने ही, आपने देखा। कितने घंटे बाद आई हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे आने के बाद आई हैं, बस ये मुझे पता। इजलास 3 बजे शुरू हुआ था तो 5 बजे आई हैं वो। हाँ, तकरीबन 5 मिनट पहले आई हैं। लेकिन भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये तो अब इन्होंने कमेटी की इंक्वायरी शुरू कर दी है, ऑक्शन की नहीं कर रहे, ऑक्शन की नहीं कर रहे, जो कमेटी की इंक्वायरी। मैंने बोले तो जिस चीज़ पे इशू कमेटी बनी है कि जो अमाउंट जो इसका गलत हुआ है, जो लॉस हुआ उसके हवाले से, उस पर इंक्वायरी करो ना। आपने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है वो तो कमेटी पे इंक्वायरी कर रही है कि कमेटी जो बनी थी उसका TOR क्या था। जो मैंडेट है जिस पे कमेटी बनी, वो इंक्वायरी के लिए जो मसला दिया गया उस पे टू द पॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो इंक्वायरी कर रहे हैं कि खुदाई कहाँ से शुरू हुई थी। तो अगर ऐसे करेंगे तो जब ये तो ख़त्म, जो इशू मीडिया ने उठाया था लॉस का, वो इशू तो सामने नहीं आया। कितने इजलास में लोग शरीक हुए, कितने नहीं आए? एक ही आप चेयरमैन जो कमेटी के थे इमरान सिद्दीकी साहब, वही नहीं आए, बाकी सब आए। वजह क्या है, क्या पता चला क्यों नहीं आ रहे? सर ये हम तो अंदर थे, बाहर निकले तो आपने रोक लिया। अब यहाँ से आगे जाएंगे, चुंगी से आगे निकलेंगे तो शायद पता चल जाए। इंक्वायरी चल रही है ना, तो इट इज अंडर। नहीं तो आपसे सवाल क्या हो ये बताइए ना, आपने इंक्वायरी चल रही है। आप मुझे रास्ता देंगे प्लीज। सवाल क्या हुआ आपसे? नहीं, मैं ये नहीं बता सकती क्या सवाल हुआ, इट्स अंडर प्रोसेस। आप कब तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी नज़र में? कमेटी से यू कैन आस्क। क्या हुआ क्या है आखिर कमेटी, क्या सवाल क्या हो रहा है? तो लेट्स सी कि अब ये इस पे इंक्वायरी होती है तो आगे क्या नताइज आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब कैसे इस सारे माफियाज को रोक सकते हैं, ये बड़ा देखना इंपॉर्टेंट होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी पीर को। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने